Hi everyone, welcome to my channel. Today we are going to study our first chapter of class 12th history, that is bricks, beats and bones. जब भी हम हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में डिफरेंट थॉट्स आते हैं, बट जब भी हम हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो कोई हमारे माइंड में आता है आर्टिफैक्ट, मोन्यूमेंट या फिर कोई वॉर। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे पुराने ज़माने के लोग रहते होंगे, उनकी कैसे लाइफस्टाइल थी और कैसे उनके सिविलाइजेशन थी। आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास बसी हुई थी। और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन की थी, खुदाई की थी, तो उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा जो शहर था उसी की खुदाई की थी। वहीं से हमें ज़्यादातर आर्टिफैक्ट्स, वहीं से ज़्यादातर सील्स, ब्रिक्स मिले थे, एविडेंसेस मिले थे, जहाँ से हमें हमारे पुराने ज़माने के जो ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी इंडस रिवर के आसपास, उसके बारे में पता लगा था। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हड़प्पन सील्स थी वो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स थी। वहाँ की जो सील्स थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। वो एक स्टोन से बनी होती थी जिसका नाम है स्टीटाइट। मार्क दिस इज इम्पॉर्टेंट। सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स। वहाँ के जो सील्स थे वहाँ उन पर एनिमल मोटिव्स मिलते हैं। इससे हमें पता लगता है कि वहाँ पर एनिमल्स की इम्पोर्टेंस थी। लेकिन वहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, वो अभी तक पूरी पढ़ी नहीं गई है। बेशक उनकी स्क्रिप्ट अभी तक अनडेसिफर्ड है, लेकिन वहाँ पर जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनसे हमें बहुत कुछ पता लगता है वहाँ की लाइफ्स का, वहाँ की लाइफस्टाइल का। जैसे कि हमें मिले हैं वहाँ के हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, वहाँ के टूल्स, सील्स। इनसे हमें पता लग सकता है कि वहाँ पर कैसे आदमी अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते थे या फिर वो कैसे अपना जीवन। चलिए हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें और भी इंफॉर्मेशन इस सिविलाइजेशन के बारे में मिलती रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ चैप्टर के यहाँ दिया गया है एक सील, जिस पर हमें दिख रहा है एक ये एनिमल मोटिव और ये यहाँ की स्क्रिप्ट, जिसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। टर्म्स, प्लेसेस, टाइम्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन से कल्चर। यहाँ पर कल्चर वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जिनमें सिमिलरिटी होती है उनके स्टाइल में, उनके रहन सहन में, उनके जो भी हम यूज़ करते हैं टूल्स, या फिर जो भी उनकी पहनने का तरीका होता है, या फिर फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी वो मान्यता रखते हैं, उनकी सिमिलरिटी होती है, तो उन्हें हम एक कल्चर का बोल देते हैं। जैसे हमारे भी यहाँ बहुत सारे कल्चर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर के बारे में हमें पता लगता है वहाँ पर जो सील्स हैं, वहाँ पर जो वेट्स, स्टोन ब्लेड्स मिले हैं, जो भी वहाँ पर एक्सकेवेशन के टाइम पर, जो भी खुदाई के टाइम पर हमें एविडेंसेस मिले हैं, उनसे हमें पता लग रहा है कि कैसे उनका कल्चर था। ज़्यादातर पार्ट ऑफ जो भी हमें खुदाई के टाइम पर मिला है वो कहाँ से मिला है? अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात। बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है अभी, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर अलग हो चुका है। तो ज़्यादा पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी जो भी हमें एविडेंसेस मिले थे खुदाई के टाइम पर, तो वो पाकिस्तान में भी है। यहाँ पर अभी नीचे डिस्कस किया गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं? हड़प्पा के लिए, जो हड़प्पा वहाँ पर सिटी थी, बसी हुई थी, उसी के बाद हम हड़प्पन सिविलाइजेशन उसको बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 2600 टू 1900 BC। हड़प्पन सिविलाइजेशन के कल्चर को 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेटर और अर्लियर हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम बहुत बार मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी बोल देते हैं। यहाँ पर हमें साइड में दिखाए गए हैं कुछ टूल्स। ये हड़प्पन टूल्स हैं।
ये वहाँ पर सील्स बीड्स जो भी मिले हैं, इनसे हमें बहुत कुछ पता लगता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। आगे हम देखते हैं कुछ अर्ली हड़प्पन साइट्स को, जो जहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं एक्सकेवेशन के टाइम पर और जो इम्पोर्टेंट भी हैं। पहले सबसे इम्पोर्टेंट है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, जो कि अभी है पाकिस्तान में। देखते हैं एक राखीगढ़ी, मीठाथल, पनावली, कालीबंगन है वो है राजस्थान में, और राखीगढ़ी मीठाथल है हरियाणा में, कोटडी भी है पाकिस्तान में, और चानुद्रो भी है पाकिस्तान में। धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल एंड रंगपुर ये है गुजरात में। These are very important sites of Harappan civilization, so you must check out. आगे अब हम देखते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट, जो बिगनिंग कैसे हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की और उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज किए गए थे, एक्सकेवेशन की गई थी, उनसे हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं जिनसे हमें पता लगता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। वहाँ की डिस्टिंक्टिव पोट्री, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर वो प्रैक्टिसेस करते थे, पेस्टोरलिज्म जो वो करते थे, क्राफ्ट्स वो उनकी, वहाँ की सेटलमेंट, वहाँ पर कैसे आदमी बसे हुए थे। मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम एंड वहाँ की सेटलमेंट, जो उनमें एडवांसमेंट थी उस टाइम पर भी, जो आज के टाइम पर हमारी न्यू सिटीज़ हैं जो उनसे कंपटीशन कर सकती हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सेटलमेंट थी वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, पॉपुलेशन में जनरली स्मॉल ही थी, लेकिन वहाँ पर जो उनमें एडवांसमेंट थी, जो उनमें मेंटलिटी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। वहाँ पर बिल्डिंग्स थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन वेल मेंटेन्ड थी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे उनके एनिमल्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को। एनिमल्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स की स्टडी को हम बोलते हैं आर्कियोबोटेनिस्ट। मार्क दिस पॉइंट, दिस इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम बेस। इसमें हम पढ़ेंगे उनके प्लांट्स प्रोडक्ट्स, उनके वो क्या क्या ग्रेन्स, वो क्या क्या कल्टीवेशन करते थे, और वो क्या क्या एनिमल्स को पेस्टरलिज्म उनका यूज करते थे। मेनली वो जो प्लांट्स यूज कल्टीवेशन करते थे वो थी उनकी वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम। कहीं कहीं पर मिलेट्स के भी एविडेंसेस मिले हैं जैसे गुजरात में, लेकिन राइस के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। राइस के जो भी एक्सकैवेशन के टाइम पर मिला है वो रेयर है। और अभी हम डिस्कस करते हैं वो एनिमल्स के क्या क्या कौन से एनिमल्स मिले हैं। एनिमल्स के हमें कैसे पता लगा, वहां पर जो बोन्स मिली है एक्सकैवेशन के टाइम पर उनसे। एनिमल्स कौन से थे, जैसे बोर, deer, carrier are found. Bones of fish and fowl are also found. इनके स्टडी के लिए हमें जिसने हेल्प किया है वो है आर्कियोलॉजिस्ट एंड जू आर्कियोलॉजिस्ट। हमें अब तक ये नहीं पता लगा है कि वो खुद हंटिंग करते थे या फिर कोई और कम्युनिटी उन्हें हेल्प करती थी हंटिंग में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे देयर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में, कि वो कैसे अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए या फिर वो कैसे टेक्नोलॉजीज को यूज करते थे। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है वो कैसे कैसे ग्रीन्स कल्टीवेशन करते थे, तो अभी हम डिस्कस करेंगे उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में। वैसे तो ये डिफिकल्ट है उनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डिस्कस करना या फिर उनके बारे में जानना, लेकिन वहाँ पर जो हमें सील्स मिले हैं या फिर जो टेराकोटा स्कल्पचर मिले हैं उनसे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो कैसे कल्टीवेशन करते होंगे। जैसे अभी हमें ये टेराकोटा बुल दिखाया गया है जो कि हमें मिला है चोलिस्तान और बनावली,
जो कि है हरियाणा में। यहाँ पर हमें इसके टेराकोटा मॉडल के जो एविडेंसेस मिले हैं उससे हमें पता लग सकता है कि ये प्लॉइंग के लिए यूज होता था। इसको हमने नेम दिया है ऑक्सन, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है कि ये प्लॉइंग के लिए यूज होता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने प्लॉट फील्ड्स के भी एविडेंसेस फाउंड किए हैं, जो कि है कालीबंगन राजस्थान में। मार्क दिस इज इम्पोर्टेंट। वहां पर जो एविडेंसेस मिले हैं उनमें हमें दिखाया गया है कि फील्ड को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था टू सेट्स में। टू सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती थी, कल्टीवेशन की जाती थी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की। इससे हमें पता लगता है कि उनकी मेंटेलिटी, उनका ब्रेन कितना स्ट्रांग था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी। जो आज की प्रैक्टिसेस यूज करते हैं वैसे ही प्रैक्टिसेस वो भी यूज करते थे। और कहीं ना कहीं आज की प्रैक्टिसेस जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, वो पहले की प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज से जुड़ी हुई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्राई किया है कि वो वहाँ के टूल्स भी एक्सकेवेट कर सके कि क्या वो वुडन टूल्स यूज करते थे या फिर वो मेटल टूल्स यूज करते थे, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर आयरन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ज्यादातर जो हड़प्पन साइट्स हैं वो सेमी एरिड एरिया में हैं, जहाँ पर इरिगेशन की जरूरत होती थी। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने की है तो वहां पर कैनाल्स के भी ट्रेसेस मिले हैं, जो कि हमें कहाँ मिले हैं, शोरतुगई अफगानिस्तान में। ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कैनाल्स के जो ट्रेसेस है वो शोतगई अफगानिस्तान में तो मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में इसके कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। वो इरिगेशन के लिए क्या यूज करते थे, कैनाल्स, या फिर वो वेल्स का भी यूज करते हैं, जो कि जैसे कि वाटर रिजर्वर्स जो धोलावीरा गुजरात में मिले हैं, उनसे भी हमें पता लगता है कि वो इरिगेशन के लिए ही यूज होते होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो जो की लीडरशिप के अंडर हुआ था एक्सकैवेशन, राखलदास बनर्जी के अंडर हुआ था 1922 में। वैसे तो हड़प्पा सबसे पहले एक्सकैवेशन की गई थी, लेकिन मोहनजोदारो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें अर्बन जो सिविलाइजेशन है उसकी हमें पता लगता है कि अर्बन सेंटर कैसे था, अर्बन सिविलाइजेशन कैसे वहां पर अर्बनाइजेशन थी। मोहनजोदारो टू सेक्शंस में डिवाइडेड था। फर्स्ट वन वाज सिटाडल, जो था हायर टाउन, एंड सेकंड वन वाज लोअर टाउन। सीतादल जो था वो हायर बेस पर था और जो लोअर टाउन था वो लोअर बेस पर था। सीतादल एरिया में तो कम था, लेकिन जो वहां पर पीपल रहते थे उनकी वैल्यू, उनकी इमेज हाई होती थी। लेकिन जो लोअर टाउन था वो एरिया में तो ज्यादा था, लेकिन वहां पर जो शायद माना गया है कि वहां पर जो आदमी रहते थे वो शायद कॉमन पीपल रहते थे। सीतादल की एक्सकेवेशन के टाइम पर पता लगा है कि ये वॉल्ड था, ये किला बंद था। इसको सेपरेट किया गया था चारों तरफ से दीवारें ऊंची ऊंची बनाकर। और जो लोअर टाउन था, वैसे तो वहां पर भी अच्छे हाउसेस थे, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, अर्बन सेंटर्स था, अर्बनाइजेशन वहां पर भी थी, लेकिन वहां से सिटाडल से कुछ कम एडवांसमेंट थी। वहां पर हाउसेस जो बनाए जाते थे मोहनजोदारो में, वो मड ब्रिक्स से बनाए जाते थे। जैसे कि अभी हमें ये मैप दिया गया है सीतादल और ये लोअर टाउन का। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीतादल जो था वो वॉल था, वो मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो मोहनजोदारो में जो सिविलाइज सेटलमेंट की प्लानिंग की जाती थी, वो पहले प्लानिंग की जाती थी और फिर उसको वैसे ही बिल्कुल सेम इम्प्लीमेंटेशन की जाती थी। वहां पर जो ब्रिक्स मिली है, जो उनकी वो ग्रिड पैटर्न में जो ड्रेनेज सिस्टम मिला है, उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे वहां पर प्लानिंग की जाती थी और उसको अकॉर्डिंगली वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन की जाती थी।
सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम और जो अर्बनाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब हम अर्बनाइजेशन और अर्बन सेंटर्स मींस शहरी निवास के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अब हम नेक्स्ट उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब उनका जो सीवरेज सिस्टम था उसमें वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे। मींस कि जो एक ड्रेन होती थी वो दूसरे ड्रेन से 90 डिग्री पर मीट होती थी। मींस एक ड्रेन होती थी, ऐसे ड्रेन हो गई, फिर वो 90 डिग्री पर उन दूसरे से कनेक्ट होती थी। और उनके ड्रेनेज सिस्टम को देखकर लगता था कि वो पहले उसकी प्लानिंग करते थे और फिर घर बनाए जाते थे। पहले उनका ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था, फिर उनके घर बनाए जाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, पहले तो घर बना दिए जाते हैं, फिर ड्रेनेज सिस्टम या सीवरेज सिस्टम की प्लानिंग शुरू की जाती है, बनाई जाती है। वो भी इतनी वेल प्लान नहीं होती जितनी वो पहले करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट था। उनके घर की एक दीवार ड्रेनेज सिस्टम जो कनेक्टेड होते थे रोड्स पर, उनसे कनेक्ट होनी ज़रूरी होती थी, ताकि जितना भी घर में वेस्ट हो वो डायरेक्टली वहाँ ड्रेनेज में जाता रहे और घर में साफ़ सफाई रहे, घर और आसपास भी कोई डिजीज़ ना फैले या फिर कोई ऐसी गंदगी ना फैले। यहाँ पर उन्होंने दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम रखा जाता था। वो ड्रेन्स होते थे वो कवर कर दिए जाते थे पहले, फिर बाद में उनको बनाकर और उनके ऊपर ब्रिक्स के साथ उनको कवर कर दिया जाता था ताकि स्मेल ना आए। सो ड्रेनेज सिस्टम के बाद हम देखते हैं उनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। मीन्स अब उनके घर कैसे होते थे, उनमें कैसे प्राइवेसी होती थी। एक बात खास थी उनके घर की कि वो घर बनाते थे तो वो प्राइवेसी कंसर्न थे। जो भी हमें लोअर टाउन में घर मिले हैं, मतलब एविडेंसेस मिले हैं, उनसे हमें पता लगता है कि वहाँ पर कैसे घर होते थे। वहाँ पर घर जो होते थे, बीच में कोर्टयार्ड होता था और साइड में बहुत सारे रूम बना दिए जाते थे। कोर्टयार्ड को वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते थे, जैसे खाना बनाने के लिए, विविंग के लिए। विविंग मीन्स बुनाई। तो पता लगता है कि वो कोर्टयार्ड को ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में यूज़ करते थे। और जो उनके ग्राउंड लेवल पर जो घर होता था, मीन्स जो अपर स्टोरी पर तो घर होता था, वहाँ पर तो विंडोज़ मिल जाती थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई भी विंडो के एविडेंसेस नहीं मिले। मतलब वो खिड़की नहीं लगाते थे ग्राउंड लेवल पर, वो प्राइवेसी कंसर्न थे। और घर का जो मेन दरवाज़ा होता था, वहाँ से एंट्रेंस से डायरेक्ट व्यू नहीं मिल पाता था। अंदर के रूम्स का डायरेक्ट व्यू नहीं मिल पाता था। वो प्राइवेसी का खास ध्यान रखते थे। हर घर में बाथरूम होता था और वो ड्रेन से कनेक्टेड होते थे। के घरों में स्टेयर केसेस के भी एविडेंसेस मिले हैं, मतलब वहाँ पर सीढ़ियों के भी एविडेंसेस मिले हैं। मतलब वो दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते होंगे और वो 2 मंजिल का भी घर बनाते होंगे, डबल स्टोरीड हाउसेस भी बनाते होंगे। स्कॉलर्स ने हमें बताया है कि वहाँ पर मोहनजोदारो में कुल 700 वेल्स मिले हैं, 700 कुएं के एविडेंसेस वहाँ पर मिले हैं। अभी ये नेक्स्ट, जैसे वहाँ पर हाउसेस का एक मैप दिया गया है कि कैसे ये वहाँ पर हाउसेस होते होंगे, ये एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे यहाँ से वहाँ की एंट्रेंस हो रखी है, ये कोर्टयार्ड है और यहाँ पर ये रूम्स दिखाए गए हैं। यहाँ से ये डबल स्टोरेज शेयर केसेस है, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए हैं। और एक ख़ास बात और थी वहाँ पर कि जब भी कोई मेहमान या फिर कोई बाहर का आदमी आता था, तो सामने ही एंट्रेंस से ही एक साइड में रूम होता था जहाँ पर एक वेल होता था, ताकि वो वहीं पे बाहर की बाहर ही पानी पीकर जा सके। मीन्स कि वो प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। ओके, सो हमने घर के बारे में तो जान लिया है कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में घर होते थे। अब हम नेक्स्ट जानते हैं सीतादल के बारे में, कि वहाँ पर लोअर टाउन के बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं सीतादल के बारे में। सीतादल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके कि वो किला बंद थी और वहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारों से उसको कवर किया गया था। उसकी बाउंड्री जो थी वो किला बंद थी। और वहाँ पर हाउसेस के बारे में अब हमने डिस्कस कर तो लिया था, लेकिन अब हम वहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर थे, ग्रेट पाथ और वेयर हाउस, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें एक मैप प्रोवाइड किया गया है, इसमें हमें दिख रहा है ये है यहाँ एक वेयर हाउस और एक है ग्रेट पाथ।
ग्रेट पाथ और वेयर हाउस, ये दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउस एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था जिसको माना जाता है कि उसको स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। मेनली उसको बोला जाता है कि वो ग्रेन्स को स्टोर के लिए यूज़ किया जाता था, जो फार्मर्स यूज़ किया करते थे। जो वेयर हाउस का लोअर वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, वो तो वैसे के वैसे उसके एविडेंस मिल चुके हैं, लेकिन जो उसकी रूफ थी, जो उसकी छत थी, उसके एविडेंसेस हमें नहीं मिले। तो ये माना जाता है कि उसको वुडन से बनाया जाता था, उसको लकड़ी से बनाया गया था, जो टाइम से वो गल चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेट पाथ के बारे में। ग्रेट पाथ को माना जाता है कि एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जिसको किसी रिचुअल के लिए यूज़ किया जाता था। इसको माना जाता है कि इसके चारों तरफ कॉरिडोर बनाया गया था। इसको एक रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया जाता था। आर्कोलॉजिकल सर्वेज या एविडेंसेस से हमें पता लगता है कि जो साउथ की तरफ से तो इसके टैंक के अंदर जाया जाता था, मतलब सीढ़ियाँ थी जो साउथ की तरफ से इसमें जाया जाता। अब हम ग्रेट पाथ को उसके एक मैप की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ये अभी हमें ग्रेट पाथ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें सेंटर में है एक टैंक और टू साइड्स में है वो सीढ़ियाँ हैं जिनकी हेल्प से उसके अंदर बाथिंग के लिए, नहाने के लिए जाया जाता था। और ग्रेट पाथ के यहाँ पर 8 बाथरूम्स होते थे, जिनमें से एक में था एक वेल था, कुआं था, जिसको पानी के स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। और जो टैंक होता था ग्रेट पाथ के अंदर, उस टैंक के साथ ही एक ड्रेनेज कनेक्टेड की जाती थी, ड्रेन कनेक्ट की जाती थी, जिससे वेस्ट वाटर जो होता था वो फ्लो करता था, बाहर चला जाता था। इसको रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया जाता था और वेल मैनेज्ड और वेल मेंटेन्ड वेल प्लानिंग की गई थी, जो आज के लिए भी हमें हेल्प करता है जानने के लिए कि कैसे हम अपने मेंटेन कर सकते हैं अपने बाथिंग सिस्टम, अपने रिचुअल्स को। अभी हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो उनका कैसे लाइफस्टाइल था, उनमें कैसे अर्बन सेंटर से कैसे अर्बनाइजेशन थी और कैसा उनका ड्रेनेज सिस्टम था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और भी जानेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वर्क, then please like, share, comment on my video and please share it with your friends. Thank you.